तो आपने बजटिंग करके महीने के 5,000 रुपए बचाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें इन्वेस्ट कैसे और कहाँ करना है। मैं भी 8 साल पहले तक ऐसे ही परेशान रहता था, एक न्यू इन्वेस्टर जिसे कुछ पता नहीं था कि किस तरह से अपने पैसों को इन्वेस्ट और कंपाउंड करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पिछले 8 साल के इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस को इंतहाई सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव इनफ नॉलेज, confidence and answers to start your investing journey and compound your savings. इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में ब्रेक किया है ताकि सब कुछ बहुत आसानी से समझ आ जाए। Part 1, why should you be investing? 2, what should you invest in? 3, when and how much should you invest? 4, how to buy your first stock, और ये मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। And number 5, my 8-year experience as a retail investor. Why you should be investing? इन्वेस्ट करने के सिर्फ 2 रीजंस होते हैं। टू प्रोटेक्ट योर मनी फ्रॉम इन्फ्लेशन, यानी महंगाई से बचना, एंड टू ग्रो योर मनी विद कंपाउंडिंग, मतलब अपने पैसों को और बढ़ाना। तो आज आप जो पैसे मेहनत से कमाते हैं वो पैसे दिन ब दिन अपनी वैल्यू यानी परचेजिंग पावर खो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक अंडा अगर मुझे आज 35 रुपए का मिल रहा है तो अगले साल शायद 40 रुपए का मिलेगा। तो ये 5 रुपए जो इसके ऊपर बढ़े हैं, ये है इन्फ्लेशन, यानी आपके पैसों की चीज़ों को खरीदने की ताकत दिन ब दिन कम होती जाती है। और इसी वजह से आप अगर अपनी सेविंग्स को सही से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए अंडे खाना, अपने करंट लाइफस्टाइल को मेंटेन करना या फिर चीज़ें अफोर्ड करना मुश्किल होता जाएगा। आइए इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचें अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और इन्फ्लेशन यानी महंगाई साल की 10% है, तो अगले साल अब आपके पास 1 लाख नहीं बल्कि 90,000 रुपीज होंगे। हाँ, दिखने में, काउंट करने में वो 1 लाख ही होंगे, लेकिन उनकी परचेजिंग पावर अब सिर्फ 90,000 रुपीज की रह जाएगी। अगर आप वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें और समझें कि आपको उस पर 15 to 17% का रिटर्न मिल जाए, तो आपके पास साल के एंड में 1,17,000 रुपीज होंगे, जिसमें से अगर 10,000 इन्फ्लेशन भी खा गई तो आपके पैसों की वैल्यू इंटैक्ट रहने के साथ साथ आपके पास 7,000 रुपये मजीद मौजूद हैं। और इसी तरह अगर आप हर साल उस पैसे को कंपाउंड करते रहें तो 20 साल बाद मामलात कुछ ऐसे होंगे। अब यहाँ मैं आपको 2 चार्ट दिखाऊंगा। एक चार्ट वो जहाँ पे मैं पैसों को यानी 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए रख देता हूँ और इन्फ्लेशन उसे खाती रहती है, और दूसरा चार्ट जहाँ पे मैं उन्हीं 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ 17% ग्रोथ के साथ। ऑलराइट, तो चार्ट 1 में हमने क्या किया कि 1 लाख रुपए को सिंपल किसी करंट अकाउंट में रख दिया, या समझ लें कि हमने उसे अपने घर पे रख लिया और इन्फ्लेशन को अपना काम करने दिया। अब पाकिस्तान की एवरेज इन्फ्लेशन तकरीबन 9 to 10% के करीब रहती है। तो 20 साल बाद उस 1 लाख रुपयों का क्या होगा? 20 साल बाद जब आप उन पैसों को मार्केट में लेके जाएंगे तो उनकी परचेजिंग पावर अब सिर्फ रह जाएगी 14,343 रुपए की। जी हाँ, दिखने में, काउंट करने में वो 1 लाख रुपए ही होंगे, लेकिन अब उस 1 लाख से आप वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे जो आप आज से 20 साल पहले खरीद पाते। तो इन शॉर्ट उन 1 लाख रुपयों की वैल्यू अब सिर्फ 14,000 रुपए की रह गई है। इसके बरक्स अगर मैं वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं फॉर सेम 20 ईयर्स एट एन एवरेज रिटर्न ऑफ लेट्स से 17% और इन्फ्लेशन अगेन 10% है, तो मामलात कुछ ऐसे होंगे। 20 साल बाद वो 1 लाख तकरीबन 23 लाख रुपए बन चुके होंगे। और अब इसमें से अगर आप 10% इन्फ्लेशन भी माइनस कर दें तो भी आपके पास रियल वैल्यू में 3,43,000 रुपए हैं। यानी अगर आप उन 23 लाख रुपयों को मार्केट में लेके जाएंगे तो आप 20 साल पहले वाली 1 लाख की चीज़ 3 बार खरीद पाएंगे। मतलब कि एक तो आपके पैसे इन्फ्लेशन से बच गए, ऊपर से तकरीबन 3 गुना बढ़ भी गए। एक तरफ 14,000 की परचेजिंग पावर और एक तरफ 3,43,000 की। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको हर हाल में इन्फ्लेशन से अपने पैसों को बचाना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसा होता कैसे है? ये स्टॉक मार्केट में पैसे ग्रो कैसे करते हैं, अभी समझते हैं। तो समझो ये है आपके घर आने वाला आपका पसंदीदा नेशनल फूड्स का केचप, और ये नेशनल फूड्स की कंपनी ने अपनी कुछ मिल्कियत स्टॉक मार्केट में ऑफर की हुई है। मतलब कि अगर आप चाहें
तो आप नेशनल फूड्स के मिनॉरिटी शेयर होल्डर यानी किसी ना किसी लेवल पे उसके शायद 0.0001% के मालिक बन सकते हैं। अब जितने ज्यादा शेयर्स आपका उस कंपनी में उतना ज्यादा हिस्सा। ओके, तो अब अगर ये कैचअप लोगों को ज्यादा पसंद आता है और कंपनी ज्यादा कैचअप सेल करते हैं तो इसका बिजनेस ग्रो होता है, जिससे कंपनी को फायदा होता है और उसके शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हर इन्वेस्टर के पास जितने भी शेयर्स होते हैं उसे उतना ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है अम्मार भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि इन्वेस्ट क्यों करना है, लेकिन इन्वेस्ट करें कहां? पार्ट 2, व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन? ऑलराइट, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स, नंबर 2 ETFs एंड नंबर 3 इंडिविजुअल स्टॉक्स। पहले म्यूचुअल फंड्स और ETFs को समझ लेते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, उन सब पैसों का एक पूल बनाते हैं और क्वालिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर्स उस पूरे फंड को मैनेज करते हैं। ये काम करने के लिए हमारे मुल्क में बहुत सारी AMCs मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिनको आप कॉन्टैक्ट करके उनके साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ब्रोकरेज अकाउंट में अकाउंट ओपन नहीं करना होगा, बस AMC के साथ अकाउंट ओपन करना होगा और आपने बस अपने बैंक अकाउंट से उस AMC के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। बाकी कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सब कुछ वो एसेट मैनेजर खुद देखेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट वो खुद हैंडल करेंगे। अब क्योंकि वो ये काम आपके लिए कर रहे होते हैं तो वो इसकी कुछ ना कुछ फीस आपसे ईयरली चार्ज करते हैं, जनरली 2 to 3%। और ये परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो की होगी, मतलब अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 3000 रुपीज ईयरली आपकी मैनेजमेंट फी चली जाएगी। अब आते हैं ETFs की तरफ। ETFs आर ऑल्सो लाइक म्यूचुअल फंड्स, लेकिन ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए। ETFs भी म्यूचुअल फंड्स की तरह डिफरेंट स्टॉक्स की एक बास्केट होते हैं। इनमें से कुछ एक्टिवली मैनेज होते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरह और कुछ नहीं होते। इनकी फीस जनरली म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होती है, लेकिन किसी हद तक दोनों का काम सेम ही होता है। इन दोनों के बारे में मजीद डिटेल में जानने के लिए आप psx.com.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने दोनों के डिफरेंस और डिटेल्स की एक काफ़ी डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी है। ऑलराइट, नाउ कम्स द फन पार्ट, इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स लेने के लिए आपको ETFs की तरह ही एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होगा। आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के साथ एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिस तरह से बैंक अकाउंट ओपन होता है। अब मैं ये अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में डिटेल में नहीं जाना चाहता। यू कैन सर्च हाउ टू ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट इन पाकिस्तान एंड यू विल फाइंड मैनी वीडियोस। लेकिन सरसरी सा टच कर लेते हैं इसे। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि अकाउंट कैसे ओपन होता है या आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोकरेज अकाउंट, आसान अकाउंट एंड नॉर्मल अकाउंट। आसान अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सिर्फ अपना CNSE चाहिए होगा और कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर आप 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। नॉर्मल अकाउंट ओपन करने के लिए यू नीड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 योर CNIC, नंबर 2 योर सैलरी स्लिप या कोई और पेमेंट प्रूफ जिससे पता लगे कि आप पैसे कहाँ से कमाते हैं, नंबर 3 योर सिग्नेचर, नंबर 4 योर चेकबुक पिक्चर। दैट्स इट। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया, फिर आपने बस पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और अपने मोबाइल से शेयर परचेज कर लेने हैं। वो शेयर आपके CDC सब अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा और वो बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ये स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर होने की जगह नहीं है। ये एक टूल है अपनी वेल्थ को स्लोली ग्रो करने के लिए। अगर आप ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि आपको स्टॉक मार्केट से कोई अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो भाई इस वीडियो से आपको शायद ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। ये इन्वेस्टिंग की जर्नी आपसे पेशेंस मांगती है, टाइम मांगती है और वो ड्यू टाइम आपको इसे हर हाल में देना पड़ेगा। तो अगर आप वो इंसान हैं जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझते हैं तो ये वीडियो यहाँ से आगे ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आगे मैं आपको अपने 8 साल का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस खुल के शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है और उस स्टॉक को समझने के लिए आपको किसी ना किसी लेवल पे उस कंपनी को समझना ज़रूरी होता है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी के शेयर्स किसी और के कहने पे बाय कर लेंगे तो आप हमेशा डर और खौफ में रहेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का। आपको पता नहीं होगा कि शेयर ऊपर या नीचे क्यों जा रहा है।
इसीलिए इन्वेस्टर एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। मतलब KMI30 या KC100 इंडेक्स की जो टॉप कंपनीज हैं आप सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट करें। ये करना बहुत आसान है। इवन तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई इंडेक्स फंड नहीं है, लेकिन अगर आप इस बारे में और सीखना चाहते हैं तो अब्दुल रहमान की ये वाली वीडियो ज़रूर देख लें। इंडेक्स इन्वेस्टिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि मीनवाइल आप सीख रहे होंगे, आप कम से कम टॉप की 10 to 20 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा और आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपने किस कंपनी के शेयर लेने हैं। बाकी ये इन्वेस्टिंग की जर्नी एक एवर लर्निंग जर्नी है। जैसे जैसे आप सीखते हैं आप हल्के हल्के इंडेक्स को बीट करने वाली कंपनीज को भी पिक एंड चूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन किसी भी सूरत आपने किसी और इंसान के कहने पे, किसी र्यूमर की बेस पे कुछ नहीं परचेज करना। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, हमारे मुल्क की आबादी है 25 करोड़ और आपको पता है इस 25 करोड़ में से टोटल कितने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? सिर्फ 4 लाख। अगर म्यूचुअल फंड की इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन को भी लगा लें तो शायद 6 लाख, 10 लाख, जो कि मुश्किल से 1% भी नहीं बनता। और उसके बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न है कि लोगों को स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं है। हमारे बड़े इसे सट्टा बाजार बोलते रहे और हमारी जनरेशन को बस जल्दी पैसे बनाने हैं, तो हमें शायद क्रिप्टो और NFTs ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लेकिन सीन चेंज हो रहा है बॉयज़। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हर मंथ 10 to 12,000 न्यू ब्रोकरेज अकाउंट्स आर ओपनिंग और ये सब हुआ है आप लोगों की वजह से। ये जो हमारे मिलेनियल्स और जेनजी है ना, इनको आप बिल्कुल हल्के में ना लें। आप लोग माशाल्लाह क्यूरियस हैं, आप रिसर्च करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। यही वजह है कि आपको अब हर चीज़ में एक हल्की सी बदलाव की झलक ज़रूर नज़र आती होगी। खैर, मुझे तो अपनी जनरेशन और अपने बाद वाली जनरेशन से कई ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं तो अपनी बेगम को हमेशा बोलता हूँ, जेन जी विल ब्रिंग द अल्टीमेट चेंज पाकिस्तान नीड्स, इंशाल्लाह। पार्ट 3, व्हेन एंड हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट। ऑलराइट, तो अब ये एडवाइस शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, बट इन्वेस्टिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। या इन्वेस्टिंग हर किसी के लिए नहीं है जब तक आप ये दोनों कंडीशंस को पूरा नहीं करते। कंडीशन 1, आपके ऊपर कोई हाई इंटरेस्ट डेट नहीं है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड या किसी और चीज़ का लोन जिस पे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट का एवरेज रिटर्न अगर 15% है और आप 1 लाख रुपए पर इन्वेस्ट करने के बाद 15,000 रुपये बना लेते हैं, और अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का लोन है जो कि 1 लाख रुपए का है और क्रेडिट कार्ड का APR तो आपको पता है, नहीं पता तो मेरी ये वाली क्रेडिट कार्ड वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, तो शायद आपको 30,000 तो उस लोन का इंटरेस्ट देना पड़ जाए। तो सबसे पहले आपकी जो सेविंग्स हैं आपने उससे अपनी सारी डेट को क्लियर करना है, अनलेस इट इज़ अ होम लोन एट अ वेरी मिनिमल रेट। सेकेंड, आपके पास एक 3 से 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड मौजूद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको हल्की सी भी ज़रूरत होगी पैसों की, आप अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट में से पैसे निकाल लेंगे, जिसकी वजह से एक तो आपको CGT लगेगा और अगर प्रॉफिट है, और अगर नहीं तो एटलीस्ट आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट होगी। अगर आप इन दोनों शर्तों पे पूरा उतरते हैं देन माय फ्रेंड इन्वेस्टिंग इज फॉर यू। ऑलराइट, तो अब इन्वेस्ट कितना करना है? सिंपल है, स्टॉक मार्केट में आपने वही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जो आपको एटलीस्ट अगले 3 साल तक हरगिज़ नहीं चाहिए। जैसे मैंने पहले आपसे कहा है, इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, इट रिक्वायर्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड इट रिक्वायर्स पेशेंस। कल स्टॉक मार्केट कहाँ होगी किसी को नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने अपने इन्वेस्टर को हमेशा बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। मैं पर्सनली एक 12 मंथ का बिग फैट इमरजेंसी फंड रखता हूँ और बाकी के सारे पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि मैं ऐसा अपनी इन्वेस्टिंग के पहले साल से नहीं कर रहा। मेरे पास अच्छा खासा लेवरेज है अपने प्रीवियस रिटर्न्स का, तो आपने अपनी जर्नी को मेरी करंट सिचुएशन से हरगिज़ मैच नहीं करना। आपको 8 साल पुराने वाले अम्मार के स्टेज 1 से स्टार्ट करना है। मेरी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8,000 रुपये की थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इससे ज़रूर स्टार्ट ले सकते हैं। ऑलराइट, अभी करके दिखाने का मकसद पता है क्या है? आपके दिल से किसी भी नई चीज़ का डर निकालना। बहुत आसान होता है किसी भी स्टॉक को बाय करना, तो आइए मिल के बाय करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने ब्रोकर की ऐप में जाना है और आपने
वहां पे जाके वो कंपनी या स्टॉक सेलेक्ट करना है जो आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईफर्ट लेना है तो मैं ईफर्ट सेलेक्ट कर लूंगा। जब मैं ईफर्ट सेलेक्ट कर लूंगा मैंने वो अमाउंट डालनी है जितने मुझे स्टॉक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 स्टॉक्स लेने हैं तो मैंने 10 स्टॉक्स डालूंगा एंड प्रेस डन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट बाउट योर फर्स्ट स्टॉक। पार्ट 5 टिप्स फ्रॉम नूब अम्मार। अब अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं, क्या बात है आपके अटेंशन स्पैन की। वो लाइक और सब्सक्राइब बटन को भी अगर थोड़ी अटेंशन मिल जाती तो ऑलराइट, जोक्स अपार्ट। तो अब कुछ अहम बातें जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर होने की जगह हरगिज़ नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ 10, 20, 30 ईयर्स एक बेहतरीन कॉर्पस बना के दे सकता है। स्टॉक मार्केट आपकी जॉब की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको अपनी जॉब यानी अपनी सैलरी को रिप्लेस करने के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए होगा, और उस कॉर्पस को बनाने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को फीड करना होगा। मैं पिछले 8 साल से अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूसली फीड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन मैं अभी भी एक्टिव इनकम के लिए काम करता हूं ताकि इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से फीड कर सकूं। हर मुल्क में बूम बस्ट साइकिल्स होती हैं। बूम बस्ट साइकिल्स मतलब कि इकोनॉमी किस तरह चल रही है, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये साइकिल्स कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट होती हैं। आज जो आप स्टॉक मार्केट के बारे में हर जगह सुन रहे हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी है कि हम बूम साइकिल में हैं, मार्केट बुल रन में है और लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। सबके पैसे बन रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोचना कि हमेशा ऐसा ही रहेगा अपने आप को सिर्फ धोखा देने के मुताबिक है। हम बस साइकिल में भी जाएंगे, मार्केट बेयर रन में भी आएगी, और उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, चीज़ों को समझना है। जैसे आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह और लोगों ने इस बारे में बहुत काम किया हुआ है। एक आसान तरीका यह है कि आप इंटरेस्ट रेट्स का ख्याल रखें। जब जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना शुरू होंगे, स्टॉक मार्केट का बुल रन स्लो होता जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जैसे आजकल आपको मार्केट बेहतर दिख रही है वैसे ही बेहतर रहेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट को जो अफेक्ट करती हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, IMF लोन्स, पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री एंड मच मोर। आपने हल्के हल्के अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहना है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। एक बार जब आपने कोई स्टॉक परचेज कर लिया, अब ये मत समझिएगा कि आपके परचेज करने के बाद इस स्टॉक पे नीचे जाना हराम हो गया है। स्टॉक मार्केट एक ऑक्शन ड्रिवन मार्केट है। आपने जब अपनी रिसर्च करके कोई स्टॉक ले लिया, आप सुकून से बैठ जाइए और उसे अपना काम करने दीजिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई हराम या सूदी काम नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको शरिया और नॉन शरिया कंप्लाइंट दोनों कंपनीज मिलती हैं जिनके रूल्स शरिया बोर्ड डिसाइड करते हैं। तो आपके पास पूरा अख्तियार है कि आप किस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आंखें बंद करके या किसी की बात सुन के किसी भी स्टॉक को परचेज करना इंतहाई नामुनासिब बात है। यह आपकी मेहनत की कमाई है और आपको हमेशा अपनी नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर आपको पोर्टफोलियो का साइज अच्छा खासा बड़ा हो गया है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको खुद अच्छी कंपनीज को एनालाइज करके परचेज करना पसंद है तो आपको लाजमी किसी अच्छे एजुकेटर के साथ ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं खुद स्टॉक मार्केट के 2 कोर्सेज कर चुका हूँ, लेकिन किसी भी कोर्स को लेने से पहले आपने पहले कोशिश करनी है कि YouTube से जितनी मैक्सिमम नॉलेज आप हासिल कर सकते हैं आप हासिल करें। आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखें, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर कैसे काम करता है, उसके प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं, सीमेंट सेक्टर कैसे काम करता है, उसके प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं। ये सब कुछ आपको YouTube पे बाआसानी मिल जाएगा। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अगर उसके बाद आप और डिटेल में स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स को समझना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में इनरोल कर सकते हैं। आपने सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक मार्केट में हरगिज़ नहीं करनी है। मेरे हिसाब से लाइफ सेविंग के 40% से स्टार्ट किया जा सकता है। मतलब अगर आपकी सेविंग्स 1 लाख रुपए की है तो आप 40,000 की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप डाइवर्सिफाई करें, गोल्ड ले लें, थोड़े से पैसे शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट फंड्स में डाल दें। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स की एक बास्केट बनानी है जो डाइवर्सिफाइड हो। अब आप इंटेलिजेंटली उस बास्केट के साथ खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इंटरेस्ट रेट हाई होना शुरू हो तो आप मनी मार्केट में थोड़ी परसेंटेज बढ़ा लें और स्टॉक से कम कर दें, और जब लो होना शुरू हो तो स्टॉक्स में बढ़ाना शुरू कर दें। जब डॉलर ऊपर जाना शुरू हो तो यू कैन बाय अ बिट ऑफ गोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इस तरह आप इंटेलिजेंटली प्ले करके बहुत बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखो बॉयज़, स्टॉक मार्केट आपकी ज़िंदगी बदलने की सलाहियत रखती है। इस बात पे मेरा पूरा यकीन है, क्योंकि पिछले 2.5 साल में इसने पर्सनली मेरी ज़िंदगी बदल दी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि मैं इसके लिए काम पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और इस करंट बुल मार्केट ने मेरा अच्छा खासा साथ दिया है। जो इन्वेस्टमेंट मैं 2017 से कर रहा था, इस बुल रन ने उसे लिटरली 4 चांद लगा दिए और मुझे पता है कि ऐसे बुल और बेयर रन्स आगे भी आएंगे। मुझे बस अपना काम करना है, हर मंथ अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को फीड करना है, अपने कॉर्पस का साइज इंक्रीज करना है, बिकॉज आई नो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैन टेक यू टू प्लेसेस यू कैन नेवर इमेजिन। ऑलराइट, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को प्रिसाइज और टू द पॉइंट रखूं, लेकिन चीज़ों को समझाने की भी पूरी कोशिश करूं। लेकिन मैं ये बात अच्छे से समझता हूं कि किसी भी नई चीज़ को समझना शुरू में थोड़ा सा आसान नहीं होता और ये बहुत नॉर्मल है। इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस लगन होनी चाहिए सीखने की। एक चीज़ जो मैं इस चैनल के व्यूवर्स को बोलना चाहूँगा, आपको अपने अंदर एक स्पेसिफिक स्किल पैदा करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पर्सनल एजेंसी, द एबिलिटी टू फिगर थिंग्स आउट। तो आज इस वीडियो में आपको जो भी टर्म समझ में नहीं आई है, आपने उसे अपने पास लिखना है और उसे गूगल करना है, चैट जीपीटी से उसके बारे में पूछना है, और ये काम आपने हर उस चीज़ के साथ करना है जो आपको नई लगे। उससे डरना नहीं है, उसे समझने की कोशिश करनी है। इंसान और चीज़ दोनों से डर तब तक ही लगता है जब तक आप उसे सही से समझ ना जाएं, क्योंकि इंसान को समझ जाएं तो उसकी औकात पता लग जाती है और डर ख़त्म हो जाता है, और चीज़ों को समझ जाएं तो इल्म की रोशनी डर को ख़त्म कर देती है। हम इस पर्सनल एजेंसी के टॉपिक पे फ्यूचर में काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। दुआओं में अपने भाई को याद रखना। एंड बाय द वे, अगर अभी तक ये समझ नहीं आया कि हम इस चैनल पे पैसों की बात क्यों करते हैं, तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका भाई अम्मार।